दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस देश में धूप निकलना शुरू हो रही है, दिल्ली में भी गर्मी बढ़ रही है। और इसी दिल्ली की गर्मी को बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त सुपर सीएम के तौर पर दिल्ली की राजनीति को गवर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दिया है। और वो डॉक्यूमेंट्री वैसे तो बड़े पर्दे पर रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी ना मिल पाने की वजह से उसको अब यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। और वो यूट्यूब चैनल है ध्रुव राठी का। और ध्रुव राठी इंडिया में नहीं रहते हैं, वो जर्मनी में रह करके इंडियन पॉलिटिक्स पर अपना एक भरपूर कब्जा यूट्यूब पर जमाए हुए हैं। क्रिटिक्स के तौर पर वो जाने जाते हैं और खास करके दक्षिणपंथी विचारधारा, आरएसएस आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी के बड़े आलोचक के तौर पर उनकी अपनी एक पहचान है। और इसी पहचान का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी डॉक्यूमेंट्री ध्रुव राठी के चैनल पर रिलीज करते हैं। करीब आधे घंटे की अपनी उस फिल्म के जरिए अरविंद केजरीवाल एक सुपर हीरो के तौर पर इस देश में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और सिर्फ साबित ही नहीं करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा पार्टी के तौर पर साबित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर नए नए कड़े कड़े आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के शीर्ष बड़े नेताओं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय को जेल में डाला और संविधान का दुरुपयोग किया है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। और ध्रुव राठी उस वीडियो की शुरुआत में भी यह बात बताते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी विचारधारा इस देश पर थोप रहे हैं। जबरदस्ती टैक्स वसूलने का आरोप लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पर, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में ये एक अलग तरह का विधानसभा चुनाव है दिल्ली का। और अरविंद केजरीवाल को भी व्यक्तिगत अपनी नई दिल्ली की सीट से लेकर के पूरी दिल्ली में जिस तरह की एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, अरविंद केजरीवाल खुद भी थोड़े परेशान हैं, खुद भी उतने आत्मविश्वास से ये चुनाव शायद नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद इस फिल्म का भी सहारा लिया है। अब फिल्म की बात करते करते ध्रुव राठी कहते हैं कि जहां इस देश में प्रोपेगेंडा फिल्म्स को पूरा स्पेस दिया जाता है, वहीं किसी नेता के तौर पर सफल हुए राजनेता, एक एनजीओ चलाने वाले अरविंद केजरीवाल अगर अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हैं तो क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। लेकिन शायद वो ये बात कहते कहते इस बात को भूल गए कि इमरजेंसी फिल्म जो कंगना रनौत की फिल्म है, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उनकी कैबिनेट का उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और उनकी भी फिल्म में काट छांट की गई, तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी, डेट जो रिलीज होने की डेट थी उसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया। इस तरीके की तमाम समस्याओं का सामना कंगना रनौत को भी करना पड़ा है। तो इस देश में ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि द साबरमती रिपोर्ट को, जो नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने वाली फिल्म थी, उसको देखने नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जरूर गए थे और कई राज्यों में वो फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई थी। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द साबरमती रिपोर्ट और एक्सीडेंटल पीएम फिल्म्स को प्रमोट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। लेकिन ध्रुव राठी एक ऐसे नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि जहां पर नैरेटिव सेट करने वाली, प्रोपेगेंडा सेट करने वाली फिल्म्स को यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रमोट करती है, वहीं एक रियल नेता की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई जाती है सेंसर बोर्ड के द्वारा। लेकिन गौरतलब बात है कि इमरजेंसी फिल्म को भी बहुत सारी आलोचनाओं का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पंजाब इसी हिंदुस्तान का एक प्रांत है, उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब प्रांत के अंदर इमरजेंसी फिल्म को रिलीज होने पर रोक लगा दी है। और यह भी कहा है, यह हवाला दिया है कि इसमें सिखों की धार्मिक आस्था और सिखों की अपनी इस देश के प्रति क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है इस फिल्म से, यह हवाला देते हुए इमरजेंसी फिल्म पर रोक लगा दी गई है। तो बात आपको दोनों तरफ की करनी होगी अगर आप इस संविधान के दायरे में काम करते हैं और इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में यह कैसे दिखाया गया है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय को जेल भेजा। और जेल भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आरोप प्रमुखता से अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं और सभी नेताओं को किस तरीके से जेल मिल गई है। मोटी मोटी बात यही निकल करके आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही नहीं थमते हैं। इसके बाद आजकल अरविंद केजरीवाल पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट जारी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने आप को एक
नायक के तौर पर, द रियल हीरो के तौर पर दिल्ली में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 2019 में जो अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी यानी 10 बड़ी योजनाओं का वादा किया था, उन योजनाओं की विफलता का ठीकरा भी वो मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं। और कभी वो कोरोना को दोष दे रहे हैं तो कभी खुद को जेल भेजे जाने का आरोप मोदी पर लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब तक हम 3 प्रमुख योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, उसके लिए जिम्मेदारी यही है कि जब हमको जेल भेज दिया गया तो हम उन कामों को कम कर पाने पर असफल हो गए। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति अब तक दिल्ली में नहीं हो पाई है। यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का नहीं बना पाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि जब हम ये काम नहीं कर पाए तो इसके लिए कभी एलजी, कभी केंद्र सरकार और कभी कोरोना को दोष देते हुए वो कुल मिलाकर बचते हुए निकले। लेकिन बाकी उन्होंने अपनी जो बातें प्रमुखता से रखी उन पर अगर हम बात करें तो उन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी देने के नाम पर एक बार फिर चौथा विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद में वो जुटे हुए हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि महिलाओं को हम फ्री बस यात्रा करवा रहे हैं, शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं उनके परिवार पर, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी लेते हुए वो कहते हैं कि जो भी कमियां अब तक मोहल्ला क्लिनिक में और हायर ट्रीटमेंट में रह गई हैं उनको प्रमुखता से इस बार का चुनाव जीतते ही जनता के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम हमने दिल्ली के अंदर स्थापित किया है, 4 लाख सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया है, जो दुनिया के 4-5 बड़े शहरों से कहीं बहुत ज़्यादा है। वो बात करते हैं न्यूयॉर्क की, लंदन की, टोक्यो और पेरिस जैसे बड़े शहरों की, कहते हैं कि हमारा जो सीसीटीवी सिस्टम है वो 1860 कैमरा पर स्क्वायर माइल सेट है। इसका मतलब वो दुनिया के 4 बड़े शहरों से बेहतरीन दिल्ली को बड़ा शहर प्रमुखता से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और 7,000 करोड़ रुपए का जो यमुना की सफाई का बजट था उसको सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कोई बजट दिल्ली सरकार के लिए आवंटित नहीं हुआ था और ये झूठा आरोप है। ये सीधे सीधे वो पत्रकार पर ही आरोप लगा दे रहे हैं, पॉडकास्टर पर ही आरोप लगा रहे हैं कि यह सवाल आपको पूछना है तो आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से पूछिए। पानी की समस्या पर वो बात करते हुए कहते हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया का राज था। 90% दिल्ली के इलाकों में जहां टैंकर के थ्रू पानी की सप्लाई होती थी, आज 60% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है और टैंकर माफियाओं का काम खत्म हो गया है। जो 40% बची कॉलोनियां हैं उनके अंदर भी हम अगले 5 वर्षों के अंदर पानी की सप्लाई प्रॉपर चालू कर देंगे और टैंकर माफिया का राज खत्म कर देंगे। उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि हम जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके इस आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से खारिज किया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करते हैं, हम दिल्ली को विकसित और सुंदर बनाने की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेस बनाने की बात कर रहे हैं। अचानक अरविंद केजरीवाल के अंदर एक डिवाइन आइडियोलॉजी जनरेट हो गई। वही अरविंद केजरीवाल जिस वक्त अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े थे वो नास्तिक के तौर पर बात करते थे और अब वो बात करते हैं तो पत्रकारों को छेड़ते हैं कि उनसे धर्म पर, आध्यात्म पर, रिलीजियस पर और भगवान जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर बात की जाए ताकि वो ये बात बताते चलें, वो ये बात लोगों को बताने में सफल हो पाएं कि उनकी भी धर्म में आस्था है, उनकी भी ईश्वर में आस्था है। और गाहे बगाहे वो इस मुद्दे पर आ ही जाते हैं, बात करते करते वो आ ही जाते हैं कि इस दुनिया में एक डिवाइन पावर है और मैंने जिस तरीके से अन्ना आंदोलन को सफल होते देखा ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं तो बहुत छोटी सी नाचीज हूँ, ये उसी डिवाइन पावर की वजह से सफल हो पाया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स साथते साथते केजरीवाल कुछ यूं टर्न मारने लगे हैं कि उनको शायद खुद ही नहीं समझ में आता है कि वो 2013-14 में वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए सीधे सीधे बोला कि कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस दिल्ली में कोई सीट जीतेगी। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कोई सीट जीतने वाली है? इसका मतलब उनका ये मानना है, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस 0 सीट पर सिमटने वाली है। उनके खिलाफ लड़ते हुए संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं उन पर वो कड़ा प्रहार करते हैं, कहते हैं कि वो शीला दीक्षित की आलोचनाओं का बदला लेने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं और सिर्फ वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को हरा पाएं ताकि उनकी झूठी ईगो को संतुष्टि मिल सके। उनके मन में कोई इरादा नहीं है नई दिल्ली को और दिल्ली को विकसित करने का।
और उन्होंने सरसरी तौर पर यह कह भी दिया कि वो 60 से 65 सीटें लेकर के इस आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। और वो कहते हैं कि जिस तरीके से उनको जेल में डाला गया, उनको जेल से जमानत मिलते ही इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा है। दिल्ली की जनता से उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि यदि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से एक बार पूरा जनादेश देगी, पूरा बहुमत देगी, तब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेंगे और दिल्ली को चलाएंगे। नरेंद्र मोदी पर वो बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी को वो सीधे सीधे टैक्स माफिया कहते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी के जरिए जिस तरीके से धन की उगाही की जा रही है, वो धन कहाँ जा रहा है, इसके लिए जेपी नड्डा को वो घेरते हैं और कहते हैं कि जेपी नड्डा के ऊपर रेड डालनी चाहिए सीबीआई और ईडी को। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा के घर पर आप रेड डालिए और उनके घर से इकट्ठा हुआ पैसा वसूल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक वो विधानसभा वाइज लिस्ट पेश करते हुए कहते हैं कि वोट कटवाने का गलत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी के जो भी वोटर्स हैं, जो भी समर्थक हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है और वो कहते हैं कि एक वक्त जब नैतिकता की राजनीति होती थी, तब अगर किसी नेता के ऊपर किसी विधायक को खरीद फरोख्त करने का एक आरोप भी लगता था तो वो नेता नैतिकता के तहत इस्तीफा दे देता था। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वही मीडिया ऐसे लोगों को चाणक्य कह रहा है और चाणक्य नीति कही जाती है विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का और सरकार गिराने का। वो चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए इन मुद्दों पर बड़े रूप से घेरते हैं। लेकिन अब ये तो बात हुई अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच की सत्ता की रस्साकसी की दौड़ को, लेकिन इसमें जो एक तीसरा बड़ा फ्रंट है राहुल गांधी और कांग्रेस। अब क्या इस दोनों के बीच की लड़ाई में राहुल गांधी को यानी कांग्रेस को दिल्ली में कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जो 10 वर्ष का कार्यकाल शीला दीक्षित का रहा था दिल्ली में, वो अपना एक गोल्डन पीरियड रहा था। उस पीरियड में दिल्ली ने एक बड़े आयाम स्थापित किए थे। अब वो खोई हुई जमीन को वापस कौन लाएगा, इसके लिए राहुल गांधी एक बार फिर से कमर कस चुके हैं और जातिगत, धर्म वाइज, संख्या वाइज राहुल गांधी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को इसके लिए लगा दिया है और जितनी भी मुस्लिम विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उसके लिए प्रतापगढ़ी की रैलियां लगातार हो रही हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि एक तरफ अगर बड़ा रिचार्ज है तो दूसरी तरफ छोटा रिचार्ज है। वो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को घेरते हुए कहते हैं कि एक तरफ संविधान को बचाने की जरूरत है, दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की जो जय भीम, जय बापू और जय संविधान कॉन्सेप्ट पर यह चुनावी यात्रा चल निकली है, पद यात्रा चल निकली है, इसका कितना फायदा राहुल गांधी को मिलेगा, कितना नुकसान अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा, उसके लिए एक नया चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर के आई है। क्योंकि 26 साल का राजनीतिक सूखा भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर झेल रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहरा रही है, लेकिन दिल्ली में तरस रही है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बहुमत दिल्ली के अंदर मिलता है, एक बड़ा तबका वोट करता है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पिछली 3 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में सफल हो रही है। इसके लिए उन्होंने पूरे देश में अपना जलजला कायम कर चुके योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव प्रचार में एक लीड रोल में उतारने जा रही है। 26 साल के सूखे को समाप्त करने में योगी आदित्यनाथ कितना सफल हो पाएंगे, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा हम अपने नए और अगले वीडियो में करेंगे और पूरा का पूरा वीडियो सेपरेट करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी वहां पर 26 से 30 रैलियां होने वाली हैं, इनका योगी आदित्यनाथ कैसे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा दिलवा पाएंगे, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। लेकिन अंत में अरविंद केजरीवाल की अपनी नई दिल्ली सीट पर चर्चा करते हुए वीडियो को विराम देता हूं कि प्रवेश वर्मा, जो साहब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस की शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, यानी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे अरविंद केजरीवाल को हराने में कैसे सफल हो पाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, देश के इकलौते अब तक के ऐसे सिटिंग सीएम हैं जो सिटिंग सीएम रहते हुए जिनको जेल भेजा गया और उनको जेल जाना पड़ा। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा,
आपका अपना क्या अनुमान है वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराइए। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।